Hello students, welcome to our next lecture, and in this lecture we will be starting the new chapter, that is definite integration. ठीक है, हम indefinite integration रिवाइज कर चुके हैं, टेक्निक सीख चुके हैं कैसे हम different functions को integrate करते हैं. From now we will be studying the basic properties and will be quickly revising the properties of definite integration. Clear? So the first point मैंने आपके सामने जो है कुछ पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया है. पॉइंट्स के वाइज में थ्योरी जो है आपको क्लियर, जो स्टार्टिंग की बेसिक थ्योरी है वो समझा देता हूँ. ध्यान से बिल्कुल आप समझिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा आपको, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे आपके अगर कुछ होंगे तो. और फिर हम जो है इलस्ट्रेशंस के थ्रू जो भी हम थ्योरी लिख रहे हैं उसको अपन समझते चले जाएंगे. ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इज व्हाट. सो इट सेज दैट इफ अ फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल a to b, अगर इंटरवल a से b में फंक्शन fx कंटिन्यूअस है और fx फंक्शन कैपिटल f' के बराबर है, तो अगर हम a से b में fx को इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी वैल्यू इंटीग्रल ऑफ f' बिकम्स fx. बेसिकली हमने पढ़ा था जो f' डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होते हैं, दे आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर. क्लियर? सो इट इज fx फ्रॉम a प्लस टू b माइनस. इसकी जो वैल्यू है, अब मैं समझाता हूँ a प्लस से b माइनस का क्या मतलब है. a प्लस मतलब a से बहुत बहुत थोड़ी सी, जरा सी बड़ी वैल्यू, और b माइनस मतलब b से बहुत 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 छोटी, बहुत ही कम छोटी वैल्यू. तो a प्लस से b माइनस, इट बिकम्स f ऑफ b माइनस f ऑफ a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट f ऑफ b माइनस f ऑफ a. नाउ व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन fx and this is x-axis. ठीक है, this is x equals to a and this is x equals to b. a plus means a से just बहुत छोटा सा आगे एक पॉइंट. तो a plus पर अगर मैं ऐसे देखूं, I am trying to tell you what is the meaning of definite integration. So a plus से अगर आप देखो तो एक भाई इतना माइन्यूट सा डिफरेंस है कि इसको ऑलमोस्ट हम एक रेक्टेंगल जैसे ट्रीट कर सकते हैं. तो एज अ रेक्टेंगल ट्रीट करके और ऐसे छोटे 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 इस ग्राफ पे लास्ट में b माइनस से b तक कितने इन्फिनाइट ऐसे रेक्टेंगल्स बन जाएंगे. अगर ये इन्फिनाइटेसली स्मॉल इसकी विड्थ है तो ऐसे इन्फिनाइट रेक्टेंगल्स बनेंगे. तो ऐसे इन्फिनाइट रेक्टेंगल्स के एरियाज को जब हम जोड़ते चले जाएंगे उसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर आती है इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन फ्रॉम a टू b. इंटीग्रल है मान लीजिए fx के बराबर, जो यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है, तो इट बिकम्स f ऑफ b माइनस f ऑफ a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इट. नाउ इसी की थ्योरी को हम आगे समझे. ये अभी हमने बात करी एक कंटिन्यूअस फंक्शन की. लेट्स से नाउ द फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c. a से b के बीच में एक पॉइंट c आ रहा है, आप ग्राफ में देख पाएंगे, जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है. अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और हमें a से b तक fx को इंटीग्रेट करना है, तो अब हम a से b तक कंटिन्यूअसली उसे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे बेटा. जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे आपको इसको ब्रेक करना होगा. तो स्टार्टिंग विद x इक्वल्स टू a से लेकर c माइनस तक, c पे तो डिसकंटिन्यूअस है, c के जस्ट थोड़ा सा छोटा ले लें तो उतना एरिया, या एरिया मतलब बेसिकली उसके नीचे का टोटल एरिया ये जो होता है एक तरह से डिनोट करता है. अब एग्जैक्टली इट्स नॉट एरिया, वो मैं आगे के पॉइंट में समझाने वाला हूँ. तो हमने a से लेकर c तक इंटीग्रेट किया, फिर c से लेकर b तक, c से लेकर b तक फिर हमने उसको इंटीग्रेट किया. तो मतलब a से c माइनस प्लस c प्लस से लेकर b fx dx. क्लियर है बेटा? सो this is how we integrate if a function is discontinuous at a point x equals to c. ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझे. इंटीग्रल a से b fx dx का ज्योमेट्रिकली मतलब क्या है? तो दिस इंटीग्रल ज्योमेट्रिकली मींस द अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया enclosed by a continuous function with the x axis. देखिए, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है फ्रॉम a से b, लेट्स से ये a पॉइंट था और ये x इक्वल टू b है, ये कोई फंक्शन fx है, तो इसका मतलब होता है अलजेब्राइक सम. अलजेब्राइक होता है साइन के साथ. अगर फंक्शन पॉजिटिव है, ये फंक्शन x एक्सिस के ऊपर फंक्शन पॉजिटिव है, तो उससे और x एक्सिस से बाउंडेड ये जो एरिया है a1, ये कंफर्म पॉजिटिव आएगा. अगर लेट्स से कोई पॉइंट है c से लेके d तक, फंक्शन नेगेटिव है, तो x एक्सिस से बाउंडेड ये जो एरिया है. अब देखिए, एरिया की जो हम बोल रहे हैं बेसिकली इसका इंटीग्रल हम बोल रहे हैं. a से c तक फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा पॉजिटिव होता है. c से d तक क्योंकि फंक्शन नेगेटिव है तो उसका
इंटीग्रल भी नेगेटिव आएगा। अब जहां एरिया की बात आती है, अगर हमसे एरिया बाउंडेड पूछा जाता तो बेटा हम एरिया नेगेटिव नहीं लिखते। यही फर्क होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में और एरिया अंडर द कर्व में। तो डेफिनेट इंटीग्रल यहां से यहां तक पॉजिटिव, सी से लेके डी तक नेगेटिव, a1 माइनस a2 और सी से लेके b तक पॉजिटिव। तो वो साइन के साथ, अलजेब्राइक सम प्रॉपर साइन के साथ लिखा जाता है। यहीं अगर हम एरिया बाउंडेड की बात करते तो a1 प्लस a2 प्लस a3 होता। समझ में आ रहा है? फंक्शन नेगेटिव तो डेफिनेट इंटीग्रेशन भी नेगेटिव, फंक्शन पॉजिटिव तो डेफिनेट इंटीग्रेशन भी उसका पॉजिटिव होता है। ये चीज मैंने आपको यहाँ पॉइंट नंबर 5 में भी लिख कर दी है, पहले यही मैं समझा देता हूँ कि यदि फंक्शन पॉजिटिव होगा x बिलोंग्स टू a से b इंटरवल के लिए, तो इस इंटरवल में a से लेके b तक उस फंक्शन का इंटीग्रल जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, कंफर्म। और अगर फंक्शन नेगेटिव है तो फंक्शन का उस इंटरवल में जिसमें वो नेगेटिव है इंटीग्रल भी नेगेटिव आएगा। उससे आप समझ सकते हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर द कर्व। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी क्वेश्चन सब कुछ करेंगे। तो ये है कि अगर किसी फंक्शन fx का a से b इंटरवल में डेफिनेट इंटीग्रल 0 आ रहा है, उसका डेफिनेट इंटीग्रल 0 आ रहा है और फंक्शन उस इंटरवल में कंटिन्यूअस भी था, फंक्शन उस इंटरवल में कंटिन्यूअस था। ध्यान रखिए कंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहे हैं। फंक्शन एक इंटरवल में कंटिन्यूअस है और उस इंटरवल में a से b में फंक्शन का इंटीग्रल 0 आ रहा है। अगर ऐसा होगा तो बेटा fx इक्वल्स टू 0 का उस इंटरवल में कम से कम एक रूट जरूर होगा, फंक्शन का उस इंटरवल में एक रूट जरूर होगा। इसको हम रोलीज थ्योरम से भी समझ सकते हैं। देखिए इसका कन्वर्स ट्रू होना जरूरी नहीं है। कन्वर्स मतलब अगर fx इक्वल्स टू 0 है a से b में तो उस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल भी 0 हो, इट्स नॉट कंपलसरी। ठीक है, मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने यही ग्राफ बनाया है, फंक्शन a से b में डेफिनेट इंटीग्रल 0 है। इसका मतलब मान लीजिए ये a1 था और ये भी a1 था, तो जितना इंटरवल में फंक्शन पॉजिटिव है वो प्लस a1 इंटीग्रल, और c से लेके b तक, मान लीजिए c पॉइंट है, c से लेके b तक ये माइनस a1 और माइनस a1 आपस में एडजस्ट होकर 0 हो गए। तो अगर डेफिनेट इंटीग्रल 0 है, अगर डेफिनेट इंटीग्रल 0 है तो a से b के बीच में कम से कम एक बार तो वो काटेगा ही काटेगा, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस था तो। क्लियर? एक से ज्यादा बार भी काट सकता है क्या? बिल्कुल काट सकता है भाई, एक से ज्यादा बार भी काट सकता है। ये देखो ऐसे कट कर सकता है, a से b में 1 2 3 बार कट करके जाए तो भी ये a1 माइनस a1 a1 माइनस a1 या कुछ भी एडजस्ट होकर वो 0 हो जाए। पर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू नहीं मतलब अगर किसी इंटरवल में, सुनना ध्यान से, अगर किसी इंटरवल में हमने बोला fx 0 हो रहा है, a से लेकर b तक 0 हो रहा है। अब ये a1 है और ये a2 है, a1 ज्यादा है और मान लो a2 कम है, a1 ज्यादा है और a2 कम है, fx 0 हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि उसका डेफिनेट इंटीग्रल भी 0। तो इस स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। और ध्यान रखेंगे ये कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, ये चीज हम रोलीज थ्योरम में भी इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट मैंने आपको समझा ही दिया बेटा। फिफ्थ पॉइंट जो है वो इसी से रिलेटेड था। फंक्शन पॉजिटिव तो इंटीग्रल भी पॉजिटिव, फंक्शन नेगेटिव तो इंटीग्रल भी उस इंटरवल में नेगेटिव आता है। अब पॉइंट नंबर 6 के ऊपर आते हैं। अभी तक हम इंटीग्रेट कर रहे थे किसी भी फंक्शन fx को विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर हम किसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर फंक्शन gx इंटीग्रेट कर रहे हैं a से b में, तो बेटा ये जो लिमिट होती थी, ये x की वैल्यू होती थी a और x की वैल्यू होती थी b। यहां पर जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं d ऑफ gx, तो gx की वैल्यू है a और gx की वैल्यू है b। डेरिवेटिव ऑफ gx इज g डैश x इनटू dx। सो अगर gx a था तो x कितना हो गया? g इनवर्स a, और जब gx b था तो x हो गया g इनवर्स b। तो f ऑफ gx इंटू g डैश x इंटू dx हम इंटीग्रेट उसको x के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, या पहले कर लीजिए सब्स्टिट्यूशन। gx को मान लीजिए t, gx को t माना तो g डैश x विल बिकम dt एंड सो ऑन, एंड सिमिलरली यू कैन गेट दैट थिंग। ठीक है, बाकी नहीं तो ये फॉर्मूला याद करके भी प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, देन द सेवेंथ पॉइंट, a से b डेरिवेटिव d बाई dx ऑफ fx dx। देखिए इंटीग्रल कर रहे हैं, फंक्शन का पहले डेरिवेटिव ले रहे हैं और फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं। डेरिवेटिव करके इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा वही फंक्शन आना चाहिए, तो ये बिकम्स fx ओनली फ्रॉम द लिमिट्स a to b, तो इट बिकम्स f of b minus f of a। But this can be applied only when the function is continuous in that interval। अगर फंक्शन उस इंटरवल में कंटिन्यूअस है सिर्फ और सिर्फ तभी हम लगा सकते हैं, नहीं तो अगर डिसकंटिन्यूअस है तो बेटा जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा ब्रेक कर करके हमें उसे इंटीग्रेट करना होगा। ध्यान रखें
ये सब जो चीजें हैं मैक्सिमम जहां कंटिन्यूटी है वहां है, डिसकंटिन्यूटी है तो बेटा ब्रेक करके हमें सॉल्व करना होगा उसके इंटीग्रल को। क्लियर है? ओके बच्चों, अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में है एक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या कहती है? fx फंक्शन इंटीग्रेट किया a से b इंटरवल में, सो इंटीग्रल a से b fx dx इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू इसी इंटीग्रल के मॉड की वैल्यू, और ये भी हमेशा छोटा होगा मॉड अगर पहले हम fx पे लगा दें, पहले हम fx पे मॉड लगा के फिर a से b तक इंटीग्रेट करें। क्लियर है? ये इनइक्वालिटी को समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए मैंने fx का ग्राफ बनाया x एक्सिस के साथ, यहां से लेट से a से लेके c तक इंटीग्रल की वैल्यू 1 है, c से लेके d तक इंटीग्रल की वैल्यू 10 है, और d से लेकर e तक दिस इंटीग्रल, दिस एरिया, दिस इज 4। तो अगर मुझे ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है a से लेकर लेट से ये b है, a से लेके b तक, so this will be +1 क्योंकि फंक्शन पॉजिटिव, -10 बिकॉज फंक्शन नेगेटिव, एंड देन +4। 1 -10 +4 टोटल ऐड करके देखोगे तो इट विल बी -5। अब हमने यही चीज पूरी कैलकुलेट करके उसका पूरे का मॉड लिया तो आंसर विल बिकम +5। और यदि हमने पहले मॉड fx कर लिया, अच्छा पहले मॉड fx करने से क्या होगा बेटा? पॉजिटिव वाला पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1 10 और 4 ग्राफ कुछ ऐसा होगा। और अब जब मैं इंटीग्रल करूंगा तो ये 1 + 10 + 4, 1 + 10 + 4 टोटल 15 हो गया। तो आप देख पा रहे हो कि इनइक्वालिटी वैलिड आ रही है। अब एक चीज आती है कि सर ये इक्वालिटी कब ट्रू होल्ड होगी? ये इक्वालिटी तब ट्रू होल्ड होगी जब फंक्शन कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब फंक्शन कंप्लीटली पॉजिटिव होगा। अगर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, लेट से सिर्फ मान लीजिए इतना सा पोर्शन होता है ना, या यही ग्राफ होता, तो ये वाली वैल्यू भी 15 आती, ये भी 15 आती और ये भी 15 आती। इन दैट केस द इक्वालिटी विल होल्ड ट्रू। अदरवाइज अगर फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो रहा है, देन सिर्फ इंटीग्रेट करना सबसे छोटा होगा, इंटीग्रेट करने के बाद मॉड लेना, क्लियर, वो उससे बड़ा होगा, बराबर भी हो सकता है। और अगर हमने पहले फंक्शन का मॉड लिया और फिर इंटीग्रेट किया तो वो वाली वैल्यू सबसे बड़ी आती है। क्लियर? ये इनइक्वालिटी याद रखनी है। कई बार एस्टिमेशन वगैरह में या इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ द 9th वन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। It is based on a function and its inverse. So let's say gx is a inverse of fx, that is g of fx equals to x. हम जानते हैं उनका कॉम्पोजिट जो होता है वो आइडेंटिटी फंक्शन आता है, और you can say that y is equals to fx, then g of y is equals to x. यही इनवर्स फंक्शन जो होती है उनकी प्रॉपर्टी होती है। g is f inverse, f of a की वैल्यू c है और f of b की वैल्यू d है। a इनपुट रखने पे c आउटपुट आता है, b रखने पे d आता है। तो हम इससे ये भी कह सकते हैं बेटा, इसका मतलब g of c की वैल्यू a आएगी क्या? अगर f में a इनपुट रखने पे आउटपुट c आता है, g इसका इनवर्स था, तो मतलब g में c इनपुट रखने पे आउटपुट a आएगा, और g में d इनपुट रखने पे आउटपुट b आएगा, है ना? तो ये एक्स्ट्रा डेटा जो है हम यहाँ पर सोच के कर सकते हैं। तो अगर आपको ये दिख जाए क्या कि fx तो हम a से b इंटरवल, f में इनपुट a से b था, a से b तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, और f का इनवर्स gy को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम c टू d, फ्रॉम c टू d जो g का इनपुट था। तो इसका आउटपुट, इसका फाइनल आंसर इंटीग्रेट करने पे नहीं जाना है। ये अगर हम विजुलाइज कर सकें तो डायरेक्टली अपर लिमिट्स का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट्स का प्रोडक्ट, अपर लिमिट्स का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट्स का प्रोडक्ट डायरेक्टली विल बी आवर आंसर। वी कैन गो फॉर इट्स प्रूफ आल्सो, बट अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको पूरा प्रूफ करें। प्रॉपर्टी याद रखो, क्वेश्चन में अप्लाई करना इज मच मोर इंपॉर्टेंट। क्लिक करना, ये दिखना कि ये fx और ये f इनवर्स x है। कैसे दिखेगा बेटा? जब आप देखोगे कि फंक्शन में हमने fx फंक्शन में जब हमने इनपुट a रखा तो यार ये आउटपुट आ रहा था, और जब हमने fx में b रखा तो ये आउटपुट आ रहा था। तो एक हिंट लगता है, एक दिमाग में चीज आती है कि कहीं यहाँ जो फंक्शन लिखा है उसका इनवर्स तो नहीं, यही हमें चेक करना होता है। क्लियर? सो दिस इज पॉइंट प्रॉपर्टी नंबर 9, इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एंड देन देयर इज वन मोर वे ऑफ सॉल्विंग अ डेफिनेट इंटीग्रेशन। व्हेन you can see there is a limit applied on n approaches infinity, integral a से b, and the function is of n and x both, function is dependent on n and x both. So you can take, इसको इंटीग्रेट करने से पहले you can take the limit inside the integral. First you calculate the limit, n पे लिमिट निकाल के this function will be completely dependent on x. लिमिट n पे चढ़ा दी, लिमिट कैलकुलेट कर ली, लिमिट में जो हमने पढ़ा उन टेक्निक से,
तो ये फंक्शन x के फॉर्म में आ जाएगा, देन यू कैन इंटीग्रेट इट. दिस कैन बी डन, लिमिट कैन बी टेकन इनसाइड द इंटीग्रल प्रोवाइडेड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, जब आप लिमिट लगा रहे हो तो वो जीरो ना आ रही हो. क्लियर है? वो जीरो आ रही होगी तो ये नहीं कर सकते हैं. जब जीरो नहीं आएगी देन यू कैन टेक लिमिट इनसाइड. लिमिट n पर होनी चाहिए, लिमिट n पर होगी तो हम अंदर ले जाके पहले लिमिट निकालेंगे, फिर x पे जो फंक्शन आएगा उस पे इंटीग्रल चढ़ा के सॉल्व करेंगे. क्लियर? तो ये है बेटा कुछ बेसिक्स डेफिनेट इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग में जो हमने देखे, एंड बेस्ड ऑन दैट या हमने जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में कंसेप्ट्स पढ़े, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो टेक्निक्स हैं वो लगेंगी, और फिर फाइनली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रल करने के बाद वैल्यू निकालें. तो हम इन पे बेस्ड अब कुछ जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं. थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे मोशन के जो वीडियोस हैं उनको आप देख रहे हैं और अपना प्यार हम सब के साथ बांट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है ताकि आप हमारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकें, उसके लिए आप लिंक पर जाके क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें. उसके अलावा अगर आप हमारे डाउट्स सॉल्विंग उसको एनरोल करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी चाहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसमें जो प्रीमियम हमारा अकाउंट है उस पर क्लिक करके आप उसको एनरोल कर सकते हैं. चलिए अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट वी हैव स्टडी. क्वेश्चन नंबर 1, you have to integrate 0 से half dx upon 1 minus 2x square under root 1 minus x square. ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखें इसको सॉल्व करने के लिए तो ये आपको dx अपॉन क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक, एक तो हमने जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हाल फिलहाल ही आप लोगों ने रिवाइज करते टाइम ये मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं. 3 केस थे, उसमें भी जब बाहर और अंदर दोनों में x का कोफिशिएंट नहीं होता है, 0 होता है, तो आप x को 1/t रख के प्रोसीड कर सकते हैं. तो आप उस मेथड से बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं. ये मेथड थोड़ा सा लेंदी होगा, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम आसानी से यदि आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी रख सकते हैं. उसका एक तरीका और है कि अगर आप उसे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से रिड्यूस कर सके तो बहुत बढ़िया. तो यहाँ मुझे x को sin थीटा या cos थीटा रख के प्रोसीड करना जो है वो भी ठीक लग रहा है. सो वी विल स्टार्ट with the first question. Let us simplify it by putting x as sin theta. dx will become cos theta. So integral x 0 theta 0 x 1/2 theta pi by 6. ध्यान रखिए, देखिए लिमिट्स हमें चेंज करनी होंगी dx से. अब ये हमारा चेंज होके वेरिएबल थीटा में कन्वर्ट हो गया है d थीटा. तो जब x 0 था तो थीटा, भाई ये नहीं करेंगे अगर आप तो आपको फिर फाइनली वापस से थीटा से सबको x में रीसब्स्टिट्यूट करना होगा. इससे ज्यादा बेटर है कि यहाँ लिमिट्स चेंज कर दो. तो जब x 0 तो sin थीटा 0 मतलब थीटा 0, जब x हाफ sin थीटा मतलब थीटा पाई बाय 6, dx की जगह cos थीटा d थीटा अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का मॉड, cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट इज मॉड cos थीटा. 0 से pi by 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में it will be positive, so this will be cos theta only. Cos theta से cos theta gets cancelled, so this becomes integral 0 to pi by 6. 1 minus 2 sin square theta is cos 2 theta. Numerator में it becomes secant 2 theta d theta. Now the integral, we know the formula, it is secant 2 theta plus tan 2 theta from upon 1/2 भी आएगा बेटा क्योंकि 2 theta यहाँ पे, from 0 to pi by 6. Now just substitute the limit. When you put pi by 6, secant pi by 3 log में, secant pi by 3, secant pi by 3 means it becomes 2 plus tan pi by 3 is root 3 minus log mod 0, secant 0 is 1, tan 0 is 0, and what is the value of log 1? It is 0. So answer is 1/2 log 2 plus root 3. Clear बेटा? So this will be the answer for the first question. तो इसमें तो हमने डायरेक्टली जो हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में मेथड सीखे उससे पहले इंटीग्रेट कर लिया और फिर लिमिट्स रख दी. क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. आई वांट यू टू ऑल ऑफ यू रीड द क्वेश्चन. f डबल डैश x क्वेश्चन में बोल रहा है कंटिन्यूअस फंक्शन है एंड f ऑफ 1, f डबल डैश x इज कंटिन्यूअस फंक्शन. f ऑफ 1 की वैल्यू f डैश 1 की वैल्यू दे रखी है और 0 से 1 fx dx, इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 fx dx इज आल्सो गिवन. सो 0 से 1 x स्क्वायर इनटू f डबल डैश x dx सॉल्व करना है. तो बेटा इस क्वेश्चन में देखते ही हमें क्या फील आना चाहिए? 0 से 1
x square f double dash x dx. This will be solved with the help of by parts. करेक्ट? तो इसे हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसे सेकंड, क्योंकि हम इसे इंटीग्रेट करना चाहें. तो फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल f double dash x. अब नाउ बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस, f double dash x कंटिन्यूअस है, 0 से 1 में, तो उसे ब्रेक करने की जरूरत नहीं. What will be the integral of f double dash x? It is f dash x. Clear? From 0 से 1 minus integral 0 to 1 derivative of first is 2x into integral of this is f dash x dx. Again we will be using by parts one more time. चाहो तो लिमिट्स रख दो, x को 1 रखोगे तो 1 into f dash 1 minus 2 times. Clear? Now first function as it is into integral of this is fx. क्लियर? और इसमें लिमिट्स हम डालेंगे 0 से लेके 1 तक, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ दिस x हो जाएगा एंड इंटीग्रल ऑफ दिस फ्रॉम 0 टू 1 fx dx. क्लियर है बेटा? यहाँ तक ये पहुंच गया. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f dash 1 गिवन? द वैल्यू ऑफ f dash 1 इज गिवन टू बी 2. तो ये 2 होगी, 0 रखने पे 0 था, वो टर्म नहीं आया, माइनस 2 टाइम्स. इसमें x को 1 रखोगे तो 1 इंटू f ऑफ 1, 0 पे 0, माइनस 0 से 1 fx dx. 0 से 1 fx dx का इंटीग्रल, द वैल्यू ऑफ दिस इज गिवन टू बी 5. So 2 minus 2 into f of 1. What is the value of f of 1 given? That is 3 minus 5. This becomes minus 2 minus plus 2. 2 to the 4 plus 2, it becomes 6. So the final answer comes out to be 6. Basically, it's a question of by parts and एक एक स्टेप पे जो जो वैल्यूज आती जा रही है वो हम रख के सॉल्व करते जा रहे हैं. ठीक है? चलिए, नाउ we'll come to question number 3. ये भी बेटा बढ़िया क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3, you have to find the value of integral 0 to pi by 2 cos x upon a cos x plus b sin x. इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के पर्पस से देखें तो ये लीनियर अपॉन लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है, जिसमें हमने बोला था न्यूमरेटर को हम a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं. सो दैट कैन बी वन ऑफ द वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. बिल्कुल आप उससे ट्राई कर सकते हैं. ठीक है? बाकी मैं एक टेक्निक बताता हूँ बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए. तो लेट अस से दैट I is integral 0 to pi by 2 cos x upon a cos x plus b sin x dx. ठीक है? एंड लेट्स से अनदर इंटीग्रल j is 0 to pi by 2. उधर मैं न्यूमरेटर में sin x ले लेता हूँ, sin x dx अपॉन a cos x प्लस b sin x. ठीक है भाई? अब क्या करो, देखो मैं जो न्यूमरेटर में लिखा है ना, एक बार वो क्रिएट करता हूँ बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग. तो अगर मैं आपसे पूछूं a इंटू आई, a cos x प्लस b j क्या होगा? b j मतलब b sin x. तो इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो 0 से pi by 2 a cos x प्लस b sin x अपॉन a cos x प्लस b sin x dx हो जाएगा. ये कट जाएगा तो ये इंटीग्रल इसका x आएगा, pi by 2, 0 से pi by 2 लिमिट रखने पर ये वैल्यू pi by 2 आएगी. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. क्लियर? हमने a i प्लस b j की वैल्यू निकाल ली. अब एक बार क्यों ना मैं नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनाऊं. इसका डेरिवेटिव माइनस a sin x और b cos x. cos x यार मुझे b चाहिए, तो क्यों ना मैं b i और a j करूं और सब्ट्रैक्ट करूं. b i होगा b cos x माइनस a sin x, जो इसका डेरिवेटिव था इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2. देखो मैं लिख देता हूं, b cos x माइनस a sin x अपॉन, तो एक बार तो हमने न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर बना लिया, एक बार डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर हमने क्रिएट किया. ठीक है ना? अपॉन a cos x प्लस b sin x dx. क्लियर? अब इसमें अगर आपने a cos x प्लस b sin x को t माना बेटा, तो माइनस a sin x प्लस b cos x dx विल बिकम dt. क्लियर है? सो दिस विल चेंज टू, नाउ x को 0 रखा, cos 0 0, cos 0 1, sin 0 0, तो t की वैल्यू हो गई a, और जब पाई बाय 2 रखा तो इसकी वैल्यू हो गई b. तो ये लिमिट चेंज हो गई a से b तक, ऊपर हो गया बेटा dt और नीचे हो गया t. सो इसका आंसर हो गया log t लिमिट फ्रॉम a टू b व्हिच बिकम्स log b माइनस log a, जिसको मैं log b by लिख सकता हूँ. log b माइनस log a, log की प्रॉपर्टी से log b by. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ आई हैव गॉट टू इक्वेशंस and I need to find the value of what? I need to find the value of I. So for I, let us multiply the first equation. Let us multiply this first equation with A and this second equation with B and add. सोच के देखो भाई,
ab into j minus ab into j which gets cancelled, a square I plus b square I. So I take common, a square I plus b square I is equals to pi a by 2 plus b log b upon a. b log b upon a, इसको a से मल्टीप्लाई किया था और इसको हमने b से मल्टीप्लाई किया था. अब यहाँ से I की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, पाई a बाई 2 प्लस b log b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. I आ गया तो j भी आ जाएगा. ये एक और टेक्निक है. उसके अलावा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो टेक्निक मैंने बताई वो तो आप यूज कर ही सकते हैं लीनियर अपॉन लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में. तो न्यूमरेटर a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर कंपेयर करके पहले a और b की वैल्यू निकालेंगे एंड देन वी कैन इंटीग्रेट. तो इसी फॉर्मेट में आंसर आपका, इनफैक्ट यही आंसर आपका आएगा. ठीक है बेटा. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 विद अ डिफरेंट अप्रोच. कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं. फोर्थ क्वेश्चन में है लिमिट n पर n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है. इंटीग्रल है माइनस a की पावर 1/3 से a की पावर 1/3. सॉरी, क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट. क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ दिस इज 2√2/3. so you have to find the value of a. You have to find the value of a. Clear? तो इसको देखकर अभी हमने जो स्टार्टिंग में बेसिक 10 पॉइंट्स लिखे उसकी एक प्रॉपर्टी याद आती है. ये जो अंदर फंक्शन है ये n और t का फंक्शन है, लिमिट n पे चढ़ी हुई है. तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हम लिमिट को इंटीग्रल के अंदर ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं. तो क्यों ना पहले हम वो लिमिट ही जो है वो सॉल्व करें. चलिए, आप चाहे तो यू कैन ऑल्सो ट्राई इट बाय योरसेल्फ और अटेम्प्ट करके हो जाता है, वेल एंड गुड. यू कैन चेक योर आंसर. otherwise you can see the solution. So if I take this limit inside the integral minus a raised to the power 1/3 to a raised to the power 1/3, limit n approaches infinity, 1 minus t cube by n raised to the power n into t square dt. क्लियर? लिमिट किस पे बेटा? n पर. अच्छा, लिमिट n पर है तो इस t स्क्वायर का इस लिमिट से कोई लेना देना नहीं. तो लिमिट जो है वो इस फंक्शन पे ऑपरेट होगी. n इंफिनिटी जा रहा है तो t क्यूब बाय n 0 जाएगा. तो ये 1 रेज़ पावर इंफिनिटी हो गया. 1 रेज़ पावर इंफिनिटी कैसे सॉल्व करते हैं हम बेटा? e की पावर में ले जाते हैं लिमिट को. करेक्ट? तो ये हो गया माइनस a रेज़ पावर 1/3 से a रेज़ पावर 1/3 e रेज़ टू द पावर लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी. ये वाला एज इट इज रहता है और इसमें से -1 कर देते हैं. तो 1 माइनस t क्यूब बाय n माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर dt. क्लियर है? अच्छा, ये n से n कट जाएगा. तो लिमिट कितनी आ गई बेटा इसकी? ये लिमिट हो गई माइनस a रेज़ पावर 1/3 से a रेज़ पावर 1/3 e रेज़ टू द पावर माइनस t क्यूब इंटू टी स्क्वायर dt. अब हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करना है. तो अब ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मुझे दिख रहा है t क्यूब जो लिखा है इसको मैं कुछ वेरिएबल z मान लेता हूँ. तो लेट अस एज्यूम, लेट अस से माइनस टी क्यूब या टी क्यूब को z मान लो. तो 3t square dt will become dz. चलिए, so let us replace here t square dt. It will be 1/3 times of dz e raised to the power minus z dz. अब लिमिट्स की बात कर लेते हैं बेटा. जब आपने t को माइनस a की पावर 1/3, तो 3 और 1/3 कटेगा तो z की वैल्यू हो जाएगी माइनस a और यहाँ पर z की वैल्यू हो जाएगी a के बराबर. क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस इज when you integrated, the integral of this is e raised to the power minus z with a minus sign, with a minus and upon a minus 1, minus a to a, that is minus 1/3 e raised to the power minus a minus e raised to the power a, and this value is given out to be 2√2/3. क्वेश्चन में गिवन ये कट जा रहा है. ठीक है? so e raised to the power a minus e raised to power 1 upon e raised power a is equals to 2√2. You can assume e raised power a to be x for some time. So x square minus 1 upon x is equals to 2√2. Basically quadratic आ रही है. x square minus 2√2x minus 1 equals to 0. ये ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव ही होगा बेटा, क्योंकि x जो है वो एक एक्सपोनेंशियल टर्म है. तो रूट निकालेंगे तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. 12 बन गया. 12 4 3 2√3. तो 2√2 प्लस माइनस 2√3/2. 2 कट जाएगा बेटा. और x क्योंकि हमें पॉजिटिव लेना है तो √2 प्लस √3, क्योंकि √2 माइनस √3 विल बी नेगेटिव. ये x की वैल्यू आ गई.
x मतलब e raised to the power a is √2 plus √3, so a becomes log to the base e √2 plus √3। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है बट कंसेप्ट सीखने हैं। ये जो हमने प्रॉपर्टीज लिखी उसका कंसेप्ट सीखना है कि अगर लिमिट n पर है, इंटीग्रल के बाहर है, अंदर फंक्शन t और n का था, तो लिमिट को हम इंटीग्रल के अंदर ले जाके पहले लिमिट सॉल्व करेंगे। अब ये लिमिट का भी कंसेप्ट इसमें आ गया, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो पहले लिमिट निकाली, फिर हमने इंटीग्रेशन किया, लिमिट्स डाली, लिमिट्स डालकर फिर ये क्वाड्रेटिक बनाई। क्वाड्रेटिक से पहले हमने x निकाला, फिर हमने e की पावर a से a की वैल्यू फाइंड करी। और ये भी ध्यान रखना है क्योंकि x e की पावर a था तो x पॉजिटिव आना चाहिए। सो दैट इज हाउ यू विल सॉल्व दिस कंप्लीट क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से पढ़ेंगे आप सब क्वेश्चन को। ये है इंटीग्रल 0 से 1 e रेज टू द पावर अंडर रूट e की पावर x dx प्लस e से e रेज पावर रूट e 2 log of log x dx। दिस इज द वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। अब यार ऐसे देखें तो e रेज पावर अंडर रूट e रेज पावर x और 2 log of log x बहुत लेंदी लगता है, इंटीग्रेशन करने बैठ गए थे। अब जो इसमें हिंट हमें मिलना चाहिए वो ये मिलना चाहिए कि यार दो फंक्शंस हैं, यहाँ जरा लिमिट देखें। अगर इस फंक्शन में मैंने x को 0 रखा, e रेज पावर 0 1, e रेज पावर 0 1 अंडर रूट ऑफ 1 1, e की पावर 1 इज e। और जब हमने 1 रखा तो e रेज पावर 1 e रूट e रेज पावर रूट e। ये वैल्यू रखने पे ये लिमिट आ रही है, ये वैल्यू रखने पे ये लिमिट आ रही है, कहीं ये एक दूसरे के इनवर्स तो नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं। फंक्शंस में हमने सीखा है हाउ टू फाइंड एन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। सो इफ आई एज्यूम माय फंक्शन fx as e raised to the power under root e raised to the power x, तो इनवर्स निकालने के लिए इसे y लिख लेते हैं। और अब हम कोशिश करेंगे x को y की फॉर्म में लेने के लिए। तो पहले हमें पावर नीचे उतारनी है, तो टेकिंग log on both the sides, log y will be under root e raised to the power x, correct? Now squaring both the sides, so log y का whole square is equal to e raised to power x। अब x ये तो again taking log of log y का square is equal to x। You can take this 2 out by using the property 2 log of log y is equals to x, and finally you can replace x with y, so 2 log of log x comes out to be the inverse of fx। Now this is fx and this the same function is written here 2 log of log x। तो ये भी जो हमने पॉइंट में लिखा इनवर्स वाली जो प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपको लिखवाई, डायरेक्ट एप्लीकेबल होगी। इसका आंसर क्या होगा बेटा? अपर लिमिट का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट। सो आंसर विल बी e रेज़ टू द पावर रूट e into 1 माइनस 0 और e रेज़ टू द पावर रूट e। इंटीग्रेट करने नहीं बैठना है कि हम बाई पार्ट वगैरह लगा रहे हैं या कुछ करके सॉल्व कर रहे हैं, नॉट रिक्वायर्ड। ये रीड करते ही डायरेक्ट आंसर लिखना है। क्लियर है? सो these are the 5 first some basic the questions related to the basic things that we have studied today। okay? प्यारे बच्चों, हमें रोज ढेरों और ढेरों कमेंट्स मिल रहे हैं और उसमें हमें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए या इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मोशन के जो है यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि हमें ज़्यादातर जिन चीज़ों की रिक्वेस्ट मिल रही है, जिस वीडियो की रिक्वेस्ट मिल रही है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रखे हैं। तो आप उसको आराम से एनरोल करके वीडियोस देख सकते हैं ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकें। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर के अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो प्रॉपर्टीज हैं यही सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर। कितने इजीली और कितने मुश्किल से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो सब डिपेंड करता है सॉरी कि आप प्रॉपर्टीज जो है वो कितने करेक्टली और कितनी एक्यूरेटली यूज कर रहे हैं, राइट? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एक तरीका है सॉल्व करने का, बट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज हम अपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर? चलिए, तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर मैंने 3 प्रॉपर्टीज लिखी स्टार्टिंग में। प्रॉपर्टी नंबर 1 इज चेंज इन वेरिएबल। चेंज इन वेरिएबल क्या होता है? हमें a से b fx dx इंटीग्रेट करना है। a से b fx dx इंटीग्रेट करना है। मैं अगर x को, वेरिएबल कौन है? x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, चेंज कर दूं t में, x की जगह t रख दूं तो इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। x की जगह t रखूंगा तो dx बराबर dt हो जाएगा, x की जगह t आ गया, लिमिट्स विल बी सेम।
ऐसी t की जगह z रख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. दिस इज कॉल्ड चेंज इन वेरिएबल. वेरिएबल को चेंज करने से डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. द सेकंड प्रॉपर्टी इज चेंज इन लिमिट्स. इट सेज दैट अगर इंटीग्रल a से b fx dx कैलकुलेट कर रहे हैं और मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ b कर दिया और यहाँ a कर दिया, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू विद चेंजेस विद अ नेगेटिव साइन. a से b इंटीग्रल fx dx is minus times b to a integral fx dx. Clear? The third one, a से लेके c तक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है. तो मैंने आपको पिछली बार बताया था फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो it basically represents the graph of the function bounded with the x-axis. So बीच में, sorry, this is c point and this is b point. So हमें a से b तक fx dx इंटीग्रेट करना है, तो आप उसको बीच में किसी एक पॉइंट c तक तोड़ कर भी जो है ब्रेक करके भी इंटीग्रेट कर सकते हो. a से b इंटीग्रल fx dx इज a to c fx प्लस c to b इंटीग्रल fx dx. ठीक है बेटा. तो पहले हम ये तीन प्रॉपर्टीज जो हैं बेस्ड ऑन दीज थ्री प्रॉपर्टीज हम क्वेश्चंस जो है वो देखते हैं. इनफैक्ट आपको ये भी ध्यान रखना है, लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कोई भी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस होता है किसी पॉइंट पर तो हमें उस पॉइंट पर बीच में उस इंटरवल में ब्रेक करके उसे इंटीग्रेट करना होगा. ठीक है. सो I have written some questions in front of you. Let us start solving questions one by one. So, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं. ध्यान रखिए इन क्वेश्चंस में जहां भी ये बेटा स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करा है, that denotes greatest integer function and this brackets denotes fractional part function. Clear है? In all the questions, wherever the square bracket is there, it represents a greatest integer function and this bracket denotes fractional part function. So, starting with question number 6 first. Question number 6 में you have to integrate from 0 to 2 x into greatest integer of x square dx. Greatest integer of x square. x 0 से 2 तक चेंज हो रहा है, तो greatest integer x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 0 से 4. अब 0 से 4 में greatest integer 0, 1, 2, 3, 4 सब कुछ हो सकता है. हम या तो अलग अलग इंटरवल में इसको ब्रेक करें कि कब ये 1 था, कब ये greatest integer 2 हो रहा है, कब 0 हो रहा है, वैसे ब्रेक करें. या हम एक काम कर सकते हैं, हम इनिशियली x स्क्वायर को t मान लेते हैं, तो इससे हमारे पास 2x dx की वैल्यू dt आ जाएगी. अब अगर हम रिप्लेस करें, x जब इनिशियली 0 था तो t की वैल्यू 0, जब x इनिशियली 2 था तब t की वैल्यू हो जाएगी 4. x dx की जगह I can put 1/2 times of dt, right, and it becomes greatest integer of t dt. Now I will tell you two methods to solve this question. Method number 1 is, क्योंकि हम पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो ब्रेक होगा हर इंटीजर पॉइंट के ऊपर, तो हम इसकी डेफिनेशन को अलग अलग इंटरवल्स में ब्रेक करके लिखेंगे. 0 से लेके 1, 0 से 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर इज एग्जैक्ट 0. नेक्स्ट फ्रॉम 1 to 2 द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1, so it becomes 1 dt. नेक्स्ट फ्रॉम 2 to 3 द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू becomes 2. देन फ्रॉम 3 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर becomes 3 dt. क्लियर? 4 तक ही जाना था तो 4 तक हम चले गए. 0 वैल्यू 0 हो गई. 1 तो इसका इंटीग्रल हो गया x और लिमिट आ रहा 2 माइनस, तो 2 माइनस 1 हो गया. ठीक है. प्लस 2 कॉमन आया 3 माइनस 2, प्लस 3 कॉमन आया 4 माइनस 3. इंटीग्रेट करके आप सब सॉल्व करेंगे तो इट इज 1/2, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 to 5 प्लस 6, 6/2, so answer is 3. Clear है बेटा? This is method number 1. Method number 2 of solving this question can be, you can draw the graph of greatest integer x, greatest integer t from 0 to 4. So from 0 to 4, I hope you know that the graph is a constant function like this. यहाँ होलो सर्कल आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ होलो सर्कल आएगा 1 तक, फिर 1 से लेके 2 तक, फिर 2 से लेके 3 तक और फिर 3 से लेके 4 तक. क्लियर? 1, this is 2, this is 3 and this is 4. Now you have to integrate from 0 to 4. That means you have to find the area because the function is positive in this interval. With the x-axis तो सारा positive आएगा. अब ये width हमेशा कितनी है? 1, ये 1, ये 1. क्लियर है क्या? ये 1, 1, 1 लेंथ है. अच्छा, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई बेटा? ये वाली वैल्यू जो है ये 3 के बराबर है, ये वाली वैल्यू 2 के बराबर है. क्लियर? और ये वाली वैल्यू 1 के बराबर है. तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? 1 स्क्वायर यूनिट्स. व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस? लेंथ 1, ब्रेड्थ जो है 2, तो ये 2 हो गया एंड द विड्थ ऑफ दिस इज 3.
क्लियर? सो हाफ को भूल जाओ, 0 से 4 तक इंटीग्रल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर टी dt कैलकुलेट करा तो 3 + 2 5 + 1 6। ये देखिए यहाँ पर भी तो ये आ रहा था 3 + 2 + 1 और उसका हाफ कर दिया तो फाइनल आंसर विल बी 3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है? सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ आई वांट यू टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस फर्स्ट बाय योरसेल्फ। किसी में अटक जाओ तो कोई बात नहीं, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ देखिएगा, अदरवाइज आप खुद सॉल्व करके और फिर मैं जो सॉल्व करके आंसर बता रहा हूं आंसर क्रॉस चेक करते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन ऑफ 7। राइट, व्हाट इज द क्वेश्चन? 0 to 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √x dx। अब देखिए x जो है, x इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 9, सो स्क्वायर रूट x विल वेरी फ्रॉम 0 to 3। Now we know that from 0 to 3 square root x इनपुट ग्रेटेस्ट इंटीजर का 0 से 3 तक वेरी कर रहा है, तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 1 2 3 ये सब हो पाए। तो मैं क्या करता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग बेटा इसको ब्रेक कर लेता हूँ। सबसे पहले 0 से 1 तक लेके जाऊंगा, तो 0 से 1 तक रूट x की वैल्यू जो होगी 1 से कम ही आएगी। अच्छा, वो 1 से कम आएगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जैक्टली कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 1 से लेके बेटा कहां तक लेके जाऊंगा? मैं 4 तक लेके जाऊंगा। 1 से 4 तक क्यों लेके जाऊंगा? क्योंकि जब मैं 1 से लेके 4 तक लेके जाऊंगा तो √4 2 बनेगा। बेसिकली इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का इनपुट 1 से 2 तक वेरी किया, जब इनपुट 1 से 2 तक वेरी करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। एंड फाइनली 4 से लेके मैं x को 9 तक ले जाऊंगा, x को 4 रखने पे √4 2 हो जाएगा और √9 3 होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 से 3 तक वेरी करेगी। यही हमें ग्राफ में पता है, हमें एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर तक के बीच के इनपुट को चेक करना होता है। तो 4 से लेके 9 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा, तो ये 2 dx बनेगा। सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ गया, अपर लिमिट इज 4, लोअर लिमिट इज 1, प्लस 2 बाहर आ गया, अपर लिमिट इज 9 माइनस लोअर लिमिट, तो 3 प्लस 9 माइनस 4 टू द 10, तो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 13। क्लियर है? इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना आ गया? 13 आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 8 करते हैं बेटे, जो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। You have to integrate from 0 to 2 greatest integer of x plus, अब उसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगे हुए, तो मैं आपको फटाफट से एक फंक्शंस में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये n को हम बाहर लिख सकते हैं यदि n कोई इंटीजर नंबर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की एक प्रॉपर्टी होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n आउटसाइड दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर इफ n इज एन इंटीजर। तो अगर आप यहां देखो, सबसे पहले इतने पोर्शन की बात करते हैं बेटा सिर्फ, ठीक है? x कुछ भी होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो इंटीजर ही होगा, इसका मतलब x प्लस ये एक इंटीजर क्वांटिटी है, तो इस इंटीजर क्वांटिटी को इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बाहर ले जाके लिख सकते हैं। तो मतलब मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और यहां ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर ऐसे लिखा है तो इसको हम बाहर ले जाके ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख सकते हैं, जो कि 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हमने लिखा 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ये जो होगा, क्या ये भी खुद एक इंटीजर नंबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटीजर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर ही आएगा। अब ये जो इंटीजर है ये इस वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर ले जा सकते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फिर वो जो 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x है उसको फिर इंटीजर है तो फिर बाहर ले सकते हैं। तो इफेक्टिवली ये जो है कितने हैं बेटा? 1 2 3 4, 4 बार ग्रेटेस्ट इंटीजर x है जो एक एक करके बाहर आता चला गया, तो दिस इंटीग्रल विल बिकम इंटीग्रल 4 टाइम्स 0 to 2। समझ में आया 4 टाइम्स क्यों? जैसे ये 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x हुआ, ऐसे ये बाहर निकलते निकलते टोटल 4 टाइम्स 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब या तो आप ग्राफ से देख लो बेटा, 0 से लेके 2 तक का ग्राफ, इसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है, या फिर आप चाहो तो 0 से 1 और 1 से लेके 2 तक इसे ब्रेक कर दो, सॉल्व करोगे तो योर आंसर विल कम आउट टू बी 4। आई होप यू आर गेटिंग द वे हाउ विच वी विल सॉल्व, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंक्शन में शायद देखा ही होगा। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x के अंदर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर x बैठा है, मतलब एक इंटीजर बैठा है, तो हम उसको उस ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट्स के बाहर ले जाके ऐड कर सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। क्लियर? चलिए नाउ लेट अस कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ कंसेप्ट चेक करने के लिए कि हम आईटीएफ में अभी तक क्या वो कंसेप्ट याद हैं, क्या हम भूले तो नहीं है, उन सबको चेक करने के लिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है
हमें x 0 से लेके 100 पाई तक वेरी करना है, x को 0 से 100 पाई तक, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या है, tan इनवर्स x। अब बहुत सारे जने तो ये देखकर ही घबरा जाते हैं कि यार ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर tan इनवर्स x है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें tan इनवर्स x का ग्राफ पता होना चाहिए, तभी हम ये देख पाएंगे कि इसकी क्या क्या इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है जो हमें इनपुट दे रखा है उसके लिए। ये हो गया tan इनवर्स x का ग्राफ। अब हमें x कहां से कहां तक वेरी करा रखा है भाई, x को 0 से यहां कहीं 100 पाई आ रहा होगा पॉजिटिव में, यहां तक वेरी कर रहे हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि ये आउटपुट कितना होता है, ये आउटपुट मैक्सिमम होता है π/2, ठीक है। अच्छा, तो 0 से π/2, 0 से π/2 आउटपुट वेरी कर रहा है tan इनवर्स x का फॉर द पॉजिटिव, x 0 से जब स्टार्ट होता है तब की बात कर रहा हूं, तो 0 से π/2 तक वेरी कर रहा है, π/2 इज अप्रोक्सीमेटली 1.571। तो अगर इनपुट 0 से मैक्सिमम 1.5 तक जा रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 0 होगा या 1 होगा। समझ में आ रही है, इनपुट 0 से 1.5 तक है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 0 होगा या 1 होगा। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि ये आउटपुट 1 कब होगा, ये आउटपुट 1 कब होगा, बेसिकली यही देखना है ना अपन को। तो हम ये चाहेंगे कि हमने इनपुट को क्या रखा होगा, तो हमने इनपुट को क्या रखा होगा बताओ, आउटपुट 1 कब होगा, जब हमने इनपुट रखा होगा tan ऑफ 1। क्लियर है क्या, सोच के देखो, tan इनवर्स ऑफ tan 1, tan इनवर्स ऑफ tan 1 की वैल्यू जो होगी 1, आपने यहां रखा ना, आउटपुट 1 था ना, आउटपुट 1, तो x इज tan 1। तो जब हमने x को tan 1 रखा तो 0 से लेकर tan 1 तक जो tan इनवर्स x की वैल्यू है वो 0 से 1 तक वेरी करेगी। x 0 से tan 1 तक आउटपुट की वैल्यू 0 से 1 तक वेरी करेगी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो जाएगा बेटा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से tan 1 जब मैं लिख रहा हूं 0 हो जाएगा, और tan 1 से 100 पाई तक, tan 1 से 100 पाई तक आउटपुट जो है 1 से बड़ा है पर हमेशा 1.5 से छोटा है, वो तो तय है, कुछ भी आउटपुट आएगा वो 1.5 से तो छोटा ही होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा। तो इसका आंसर हो गया 100 पाई माइनस tan 1 इंटीग्रल, क्योंकि इसका x हो गया, लिमिट डाली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दैट विल बी द आंसर 100 पाई माइनस tan 1। क्लियर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कंसेप्चुअली सोच के देखा जाए कि कब से कब तक किस इंटरवल में आउटपुट 0 है और आउटपुट किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का है ना। आउटपुट 0 कब होगा, जब इनपुट 0 से 1 तक वेरी करेगा, वही समझ के हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस, हम जो उसमें आपको पढ़ा रहे हैं वो पसंद आए तो आप उन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि वो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके और वो सब भी उन वीडियोस से अपने आप का फ़ायदा जो है वो ले सकें। आप लोगों का ढेर सारा स्नेह और प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम जो है वो बहुत मोटिवेटेड है, और हम उतने ही मोटिवेशन से आपके बेहतरमंद के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी देखते हैं। अब इसमें है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन 0 से लेके 2 तक x इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x स्क्वायर। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही दिख रहा है, हमें इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में x स्क्वायर दिखा था, यहाँ फ्रैक्शन पार्ट में x स्क्वायर दिखा है। तो सॉल्व करने के लिए मैं इसमें पहले x स्क्वायर को t मान लूंगा। ठीक है बेटा, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। आई होप आपने ट्राई किया होगा, आंसर निकाल लिया होगा, तब आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर let us assume x square is equals to t. So x dx on differentiating will become 1/2 dt. So when we'll integrate, जब हमने x को 0 रखा तो t की वैल्यू, x को 0 रखा तो t 0, जब हमने x को 2 देखा तो t की वैल्यू 4. This becomes 1/2 times of fractional part of t dt. Now again you can go by two methods. You should know that fractional part function changes its value at every integer. Or another way is by the graph, and I think graphical method will be much easier for you to solve. Just draw the graph of fraction part of x from 0 to 4. So it consists of a set of parallel lines like this. ठीक है बेटा, ये तो सबको पता ही है. This is 1, 2, 3 and 4, and you have to integrate from 0 to 4. That means you have to find the area of
these four triangles. Area I am saying because function is positive, so definite integral की value और area bounded की value same होगी, positive आएगी. So what is the area of one of this triangle? This height is also 1 and this is also 1. So the area becomes half base into height. 1 by 2 already was there. Half of base into height. And how many such triangles are there? 4 such triangles are there. So your final answer will come out to be 1. Clear है? So this is how we'll proceed in a greatest integer or a fractional part function type के जो questions हैं कैसे proceed करते हैं. Clear है? Okay, I have written some more questions for you to practice. Let us just attempt all these questions also, and then we'll move on to the next properties of definite integrations. So, question number 11. You have to integrate mod of 5x minus 9 from 0 to 4, mod of 5x minus 9 from 0 to 4. You can see that इस मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट है 9/5, 1 point something. So 0 से 4 तक जब इनपुट रख रहा हूं तो वो 9/5 0 से 4 के बीच में आ रहा है. इसका मतलब मॉडुलस की डेफिनेशन चेंज होगी भाई. मॉडुलस की डेफिनेशन mod x is x or minus x, mod opens with a plus or minus sign depending x is positive or negative. Same is the case here. Mod of 5x minus 9 will be plus 5x minus 9 or minus of 5x minus 9 depending 5x minus 9 positive है कि negative है. So one of the ways is by defining this function. How will we define? We know that the critical point is 9/5. So method 1 to solve this question 11th is integral 0 to 9/5. जब x 9/5 से छोटा है तो mod will open with a negative sign. 5x minus 9 dx plus then when x is more than 9/5, 9/5 से लेके कहाँ तक 4 तक mod opens with a plus sign. तो mod of plus that is 5x minus 9 dx and integral I hope you can solve it. My aim is to tell you the another way. जैसा कि मैं graphical method आपको बता रहा हूँ. तो बेटा क्या हम y is equals to mod of 5x minus 9 का ग्राफ बना सकते हैं? That is the point. Yes, we can easily draw the graph. The graph is a V-shaped graph and it will be shifted. Its vertex will be shifted origin की बजाय at the point 9,5. So the graph will be something like this. Clear है? This is x is equals to 9/5. This is x equals to 0. This point. When you put x as 0, the value of y will come out to be 9. Y-axis is na? Value of y will come out to be 9, and you have to go till 4. So when you put x as 5 4 is 20 minus 11. Something like this. This is x equals to 4, and at that output is 11. So 0 से 4 तक integrate करना मतलब positive function है, so you have to find the area of these two triangles and then add both of them. So area will be 1/2 base 9/5 and height is 9 plus then 1/2 base 4 minus 9/5, 4 minus 9/5 and the height is 11. Calculate this. जैसे ये हो गया 81/10 हो गया और ये कितना हो गया भाई 5 4 are 20 minus 9 20 minus 9 11 121/10 हो गया. ठीक है ना. तो जो भी आएगा ऐड करके दैट विल बी योर फाइनल आंसर. सो दिस इज हाउ अगेन if we can draw the graph easily then it will be helpful for you because you can easily get the values of such functions, integral of such functions by graph also. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई. क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं. इसका सोल्यूशन देखते हैं. हमें इंटीग्रेट करना है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x बाई 2 और 0 से लेके पाई तक. अच्छा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x. अंडर रूट, चलो पहले इसी की बात करते हैं. हम cos 2x का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. cos 2x का फॉर्मूला ऐसा ताकि 1 कट जाए तो मैं यूज करूंगा 2 cos square x minus 1. ये कैंसिल होगा. एंड व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 2 cos square x? इट इज रूट 2 mod cos x. है ना बेटा, ये mod नहीं भूलना है. x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से पाई. नाउ डेफिनेटली 0 से लेके पाई तक जब mod cos x की बात कर रहे हैं तो cos x प्लस और माइनस दोनों होगा. फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं. सो दिस इंटीग्रल विल बिकम 1 बाय रूट 2. ये जो रूट 2 था और नीचे 2 था वो मैंने कैंसिल किया. इंटीग्रल 0 से पाई mod cos x dx. नाउ हाउ विल वी प्रोसीड इन दिस? इसको हम ब्रेक करेंगे 1 बाय रूट 2 0 से पाई बाय 2 तक, 0 से पाई बाय 2 तक as cos x dx. करेक्ट. एंड 1 बाय रूट 2. in fact I should write minus here. 0 से नहीं, not 0, पाई बाय 2 से पाई. सेकंड क्वाड्रेंट में mod cos x is minus cos x dx. क्लियर है? One more other way can we draw the graph of mod cos x? Yes, we can draw the graph of mod cos x.
The graph of mod cos x from 0 to pi will be like this. So because of symmetry, you can say that this area and this area will be equal. I will give you one sub 4 standard formulas also. You can remember that formula. फटाफट हो जाएगा उससे. तो बेसिकली हम 0 से पाई बाय 2 तक इंटीग्रेट करके डबल भी कर दें, इनफैक्ट वही हो रहा है ये चीज भी, तो भी हमारा आंसर जो है आ जाएगा. ठीक है, आई थिंक यू कैन सॉल्व नाउ. 1/√2 अगर आप कॉमन ले भी लेते हैं. व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ cos x? इंटीग्रल ऑफ cos x is sin x. I will just double this function from 0 to pi by 2. So pi by 2 पे 1, 0 पे 0, so the answer will become √2. Clear? So the value of this definite integral will come out to be √2. This is question number 12. Basically it's a question of mod that you have to remember. Similar ऐसा ही कुछ क्वेश्चन जो है नेक्स्ट है, आप देख पाएंगे 0 से 2 पाई तक, 0 से लेके 0 से लेके पाई तक we have to integrate the function mod of 2 cos x plus 1, mod of 2 cos x plus 1 dx. अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने में हमें फिर मॉड के अंदर कोई एक्सप्रेशन दिख रहा है विच इज 2 cos x plus 1. तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा बेटा? इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा cos x minus half पर. अच्छा, cos x 0 से पाई के बीच में माइनस हाफ कब होता है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा 2 पाई बाय 3, 120 डिग्री पर. तो इसका मतलब मुझे उस पॉइंट तक इसको ब्रेक करना होगा. चलिए, सो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन आल्सो. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 13 I am looking that the critical point, the value inside the mod, that is 2 cos x plus 1 is 0 when cos x is minus half, which is x equals to 2 pi by 3. So I'll break this integral from 0 to 2 pi by 3. At 0 the cos x is 1. So basically 2 cos x plus 1 will be positive till 2 pi by 3. At 2 pi by 3 the mod is 0. And after 2 pi by 3, 2 pi by 3 से pi, the value of 2 cos x plus 1 becomes negative. So mod will open with a negative sign. This becomes 2 cos x plus 1 dx minus 2 pi by 3 2 pi 2 cos x plus 1 dx. ठीक है बेटा? चलिए, now integrating this, the integral of 2 cos x will be 2 sin x plus x from 0 to 2 pi by 3 minus 2 sin x plus x from 2 pi by 3 to pi. Right? Now let us solve the values. When you put 2 pi by 3 here, what is the value of sin 2 pi by 3? It becomes √3 by 2. So √3 plus 2 pi by 3 minus x को 0 रखा तो it becomes 0. Sin x 0 and x 0. Minus when we put pi, sin pi is 0, x is pi, minus when you put 2 pi by 3, sin 2 pi by 3, √3 by 2, 2 कटा तो √3 minus 2 pi by 3. Clear? So on simplifying, 2 pi by 3 and 2 pi by 3 gets added, so it becomes 4 pi by 3, √3 and √3 gets added, so it becomes 2 √3 minus pi. This will be the final value of this integral. Clear? So just mod जब आए तो that we have to see at which critical point, at what value the value of mod changes. Value of mod changes मतलब प्लस से माइनस, माइनस से प्लस कब, वो क्रिटिकल पॉइंट उस इंटरवल के बीच में है. तो बेटा ब्रेक कर करके हमें इंटीग्रल सॉल्व करना है. क्लियर? Now let us come to our next question, question number 14. Again it's very good question. We have written one of the properties in the starting notes, not properties, in the note we have written, जिसको मैंने कहा था ध्यान रखना है, नोट्स को 10 पॉइंट लिखे थे. Integral d by dx of some function fx dx can be written as fx from -1 to 1 provided the function is continuous in that interval. Now we see that the value of x is changing from -1 to 1 and here it is written 1 by x. So from -1 to 1 there is a value x equals to 0 and at x equals to 0 1 by x is not defined. That means definitely cot inverse 1 by x will be discontinuous at x equals to 0. So if a function is discontinuous at some point, then how will we integrate this function? We will break this integral from -1 to 0 minus, क्योंकि इस इंटरवल तक ये फंक्शन डेफिनेटली कंटिन्यूअस हो जाएगा and then from 0 plus to 1 again this function becomes continuous. So I have divided this function into two parts from -1 to 0 minus and 0 plus to 1. Now इसमें कंटिन्यूस है तो इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव का इंटीग्रल करेंगे तो इट विल बी नथिंग बट सिंपली cot इनवर्स 1 by x फ्रॉम -1 to 0 minus प्लस cot इनवर्स 1 by x फ्रॉम 0 plus to 1. नाउ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो वैल्यूज के अंदर, तो बेस्ट वे इज टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cot इनवर्स x. दिस इज x equals to 0, दिस इज आउटपुट इज pi.
This is the graph of cot inverse x function. Now, upper limit, when you put x as 0 minus 1 upon 0 minus मतलब 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो 1 को जब 0 माइनस से डिवाइड किया तो इट बिकम्स कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी. तो x इनपुट माइनस इन्फिनिटी जाता है तो वैल्यू आउटपुट उसका पाई की तरफ जाता है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस 1 प्लस, नाउ अपर लिमिट 1 cot inverse 1 minus 0 plus, now 0 plus 1 upon 0 plus is infinity and cot inverse infinity is 0. Clear? So pi and cot inverse minus 1 is 3 pi by 4 plus pi by 4. So it becomes pi, clear है ना? Plus pi by 4, correct. Cot inverse pi minus and cot inverse of minus 1 is 3 pi by 4 and cot inverse 1 is pi by 4. So minus pi by 4 plus pi by 4, pi minus pi by 2, and pi minus pi by 2 comes out to be pi by 2. So the final value of this question comes out to be pi by 2. बिल्कुल ध्यान रखें, जो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे डायरेक्ट अगर कोई इंटीग्रेट कर दे, मैं बता देता हूँ जो मिस्टेक करते हैं students, forget that at 0 this is discontinuous, they just simply remove d by dx integral को देखते ही, and they say that it is cot inverse 1 by x from minus 1 to 1. Cot inverse 1 is pi by 4 and cot inverse minus 1 is 3 pi by 4, and their value comes out to be minus pi by 2. And definitely in an objective question you will see that in one of the options minus pi by 2 is also given, and your answer is just the magnitude wise same hai, but sign wise is just opposite of what you are getting there. So this is the wrong way, है ना? This is the wrong way of solving because function is discontinuous at x equals to 0. You have to break the function and then you have to integrate. This thing you have to keep in your mind. Okay, बेटे? बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस, स्टडी मटेरियल या और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है वो आप तक पहुंचे, तो आप नंबर 18002121 वापस रिपीट करता हूं 18002121 पर कॉल करिए. कोई भी क्वेरी है आप इस पे कॉल करिए, आपकी क्वेरी का पूरा समाधान मिलेगा.